प्यारे साथियों, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत ही शानदार सी क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2025 की बहुत ही जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं। क्लास 12th की प्यारे बच्चों फिजिक्स की क्लास जो है, जो आपका टाइमिंग है प्रॉपर 4 से 5 क्रैश कोर्स के क्लासेस है। आपके हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट की क्लास कब कितने टाइम पर होगी, ये आपको टाइम टेबल में पहले ही क्लास में बता दिया गया था। ठीक है, ये सभी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट करके कहीं पर लिख लीजिए। 60 दिन कोई बातचीत नहीं, 60 दिन सिर्फ और सिर्फ हमें जो गुरुजी हमारे पढ़ा रहे हैं उसे नोट करते हुए चलना है, उसके टॉपिक को पढ़ते हुए चलना है। आपने पिछले क्या गलतियां की, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, अगर उसका अफसोस लेकर के बैठे रहोगे तो आगे कुछ नया सीख नहीं पाओगे। मेरी आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, कि आप सभी लोग बस अब खुद को कमरे में अपने प्रॉपर टाइम पर, जो जिस टाइम पर क्लास चलती है उस समय उपस्थित होना पड़ेगा, बिना देरी किए। ठीक है, तो इस बात को आप अपने मन में बिठा लीजिए कि भैया जी, हम बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हैं और हम अब 60 से 70 दिन हिलेंगे नहीं, क्योंकि 2025 की बोर्ड परीक्षा में हमें बेहतरीन अंक प्राप्त करने हैं, जो हमने सपना देखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं आपको बता दूं, 4 से 5 दिन ही मैं इस चैप्टर पर डिस्कस करूंगा। क्रैश कोर्स की क्लास पहली क्लास है सिलेबस की। जो पहले YouTube पर क्लास हुआ था उसमें मैंने केवल सिलेबस डिस्कशन किया था और प्रॉपर मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ठीक है, हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, रणनीति क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करना जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना मात्र 10% है, उन प्रश्नों को हम स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आप लोग को भी पता है, इंटर का सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर हम उसे पढ़ाएं तो पूरे फुल कोर्स की तरह अगर पढ़ाने लगेंगे तो भैया फुल कोर्स जितना समय लगेगा। हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं क्रैश कोर्स के भीतर, जो एग्जाम में सीधे लड़ते हैं, और जो नहीं लड़ते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना एग्जाम में बहुत कम है, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक बताया जाएगा। जो ज्यादा पूछा जाता है उसका बेसिक आपको जरूर बताया जाएगा। ये नहीं है कि सर हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कोई फुल कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया था और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर, अब क्या होगा हमारा। तो घबराने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है उसका बेसिक जुड़ा हुआ पार्ट हम जरूर आपको बताएंगे। अर्थात ऑब्जेक्टिव तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। बात रही सब्जेक्टिव की, तो उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्टिव आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए ये इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अब 2-3 महीनों में हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए। कचरा नहीं पढ़ना है। समुद्र बहुत बड़ा है, ये आपका सिलेबस है समुद्र। उस समुद्र में मात्र हमें बाल्टी भर पानी, ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मात्र हमें बाल्टी भर तो बहुत ज्यादा हो गया, लोटा भर पानी उठाना है, क्योंकि उसमें से चम्मच भर क्वेश्चन आएंगे। तो लोटा भर पढ़ना है, चम्मच भर प्रश्न आएंगे। बात समझ में आया? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं आजादी कैसे मिली ये जानने से ज्यादा अच्छा है गुलाम कैसे हुए थे इस बारे में पढ़ लें, तो दोबारा हम गुलाम नहीं होंगे। बात समझ में आई ना, कि आजादी कैसे मिली थी ये पढ़ने से बेहतर है गुलाम कैसे हुए थे, इस बात को पढ़ लेना ज्यादा बेहतर है। तो हमें इस बात को पढ़ लेना ज्यादा बेहतर है कि कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, जो क्वेश्चन पढ़ना है उनसे ज्यादा जरूरी है। अर्थात प्यारे बच्चों, ये भी जानना है कि हमें कौन से टॉपिक कम पढ़ने हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो एक बार तो, पहली बात तो सभी का दिल से शुक्रिया कि आप सभी लोग बिल्कुल समर्थन, सपोर्ट जो आपका है बना हुआ है। प्यारे बच्चों, सुबह से एप्लीकेशन पर सर्वर का प्रॉब्लम आया। ठीक है, इस वजह से आपकी क्लास जो है प्राइवेट क्लास करके आपको ये लिंक मिला है। ठीक है, और एप्लीकेशन के भीतर ये क्लास मिलेगी आपको, लेकिन बाद में आपको वहां पर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम आगे 3 घंटे तक बोला गया है, 4 घंटे तक। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज का दिन पूरा निकल जाएगा सर्वर को पूरे प्रॉब्लम, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है। जैसे आप किसी चीज को डाउनलोड करते हैं ना, कि मान लीजिए 10 GB की फिल्म है, तो उसको डाउनलोड करेंगे तो 10 मिनट लगेगा।
10 मिनट लगेगा। ठीक इसी तरह का सर्वर का एक अपना डाटा होता है जिसको अगर हम उसे फिट कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक टाइमिंग होता है, इतने टाइम तक वो ठीक हो पाएगा। तो प्यारे साथियों, टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से आपकी 1-2 क्लास खराब हुई, लेकिन आपका प्यार और विश्वास इतना तगड़ा है कि हम लोगों ने ये क्या एक उपाय कि हम लोग एक अच्छे तरीके से आपके सामने खड़े हुए हैं जिसमें आपको पूरी क्लास अच्छे से मिलेगी, ठीक है, बिना किसी डिस्टरबेंस के। उम्मीद है आप सभी बातें समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है कि हम एक भी क्लास मिस करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। बात रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो वो बताएंगे, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, 3 से 4 दिन में चैप्टर खत्म करना है कोई भी है, और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव यही, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगर विद्युत तथा आवेश तथा क्षेत्र की बात कर लें एक नजर में, ठीक है, एक नजर में ओवरऑल अगर हम बात करें, एक नजर में क्या क्या पढ़ना है जल्दी से, एक नजर में समझना। ये सर क्या एक नजर का मतलब नहीं समझ रहे हैं? सर हम एक नजर का मतलब नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। नैना जो मिले हैं घनश्याम से, हाँ क्या सर आप क्रैश कोर्स में भी इतने अंदाज से आएंगे, मुझे नहीं पता था, कैसी आंख है पता नहीं, ठीक है, अच्छी है। एक नजर में हमें यह पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, हम लोग विद्युत आवेश पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ध्यान से सुनना, विद्युत आवेश पर जितने प्रश्न बन सकते हैं ये सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है, विद्युत आवेश। दूसरा पॉइंट होगा प्यारे साथियों, जब हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, आज विद्युत आवेश से रिलेटेड कूलाम का नियम ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम विद्युत द्विध्रुव की भी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम विद्युत द्विध्रुव की भी बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के कारण को भी देखेंगे। तीसरा पॉइंट विद्यार्थी जी हम लोग चर्चा करेंगे जो वो फ्लक्स से रिलेटेड, जो कि है गॉस की प्रमेय। किसकी प्रमेय? गॉस थ्योरम बोल लो, गॉस प्रमेय, ठीक है। ये चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसका गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसके 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कूलाम के नियम से संबंधित और विद्युत आवेश से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों का टारगेट ये रहेगा, ठीक है, आज हम लोगों का टारगेट ये रहेगा विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश से संबंधित सर किन किन प्रश्न को बनाया गया है, अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा गया है, वो कैसे प्रश्न है हमें बताइएगा। बताइए, समझे आप? बताइए सर। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार। जो सोच मिलती है ना अगर शिक्षक और छात्राओं की, और यह कह लो भाई बहन और भाइयों की आपस में अगर सोच मिल जाए ना तो परिवार बड़ा हंसता खेलता है। एक बच्चे ने लिखा कि सर हमें लगा कि आज क्लास नहीं होगा, लेकिन आनंद सर हार मानने वाले नहीं हैं, वो कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। तहे दिल से शुक्रिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आइडिया जब डिस्कस हुआ तो प्रिंस सर का ही ये उपाय आया कि सर हम लोग ऐसा करते हैं कि एप्लीकेशन का काम है, ये इशू थोड़ा सा अगर हो गया है तो अब एक दिन में ही सॉल्यूशन इसका मिलेगा, तो हम लोग क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बच्चों का एक दिन का क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा प्राइवेट करते हैं क्लास जिससे कि बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। किसी भी ऐसे स्टूडेंट से वो अपने आपस के स्टूडेंट सब कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे से आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। थोड़ा सा ऐड की प्रॉब्लम आ सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उतना समझदार हो। सर हाँ वीडियो प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो। पार्थ यहीं रोक लो, स्वर्ग यहीं है। चलो तो समझ गए बच्चों कि हम लोगों को आज किस पर चर्चा करना है, विद्युत आवेश पर। पेन और कॉपी आपके पास है?
तो पहले पेज पर आपका चैप्टर लिखा होगा। आज एक नजर में क्या क्या, तो भाई विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करना है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय, जिसको हमें प्रूफ भी करना है। गॉस की प्रमेय समझ रहे हो, विद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा टॉपिक है, गॉस की प्रमेय बहुत बड़ा टॉपिक है। फाई ई इज इक्वल टू क्यू नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम लोगों को मेन डिस्कस करना है। ठीक है, याद रखिएगा पहले चैप्टर में यही चीजें हमें सीखनी भी। आइए चलते हैं। तो विद्यार्थी जी, अगर हम बात करें विद्युत आवेश, तो आप लोगों को, अगर जो बच्चे पहले से सिलेबस पूरे उसमें थे, फुल कोर्स में थे, अर्थात साइंस बैच में थे, तो उन लोगों को पता होगा कि विद्युत आवेश को हमने कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था। विद्युत आवेश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी आपको चिंता है बाबू, उतनी ही हमें भी चिंता है आपके भविष्य से रिलेटेड। ये कहने और बताने की जरूरत बातें नहीं होती हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज सभी को पता है। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो विद्युत आवेश क्या है, तो सभी को अच्छे से पता होगा। विद्युत आवेश हर एक पदार्थ का गुण है। कोई भी संसार में अगर पदार्थ है तो उसका अपना एक गुण है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब आंतरिक गुण। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है या विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वस्तु के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आई? पल्ले नहीं पड़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं एक डिफिनीशन लिख देता हूं। मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, डिफिनीशन इसका लिख देता हूं। क्या? किसी पदार्थ का वह गुण, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आप डिफिनीशन को लिख भी सकते हैं जो बच्चे नए हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, बच्चों मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। आपको पता है कि मैंने जब फुल कोर्स वाली क्लास ली थी तो एक दिन में केवल इलेक्ट्रिक चार्ज को बताया था। तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें, जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। अरे सर, ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, वो बताइए। बिल्कुल बताएंगे। वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, या उसका अनुभव करता है, अनुभव करता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, बात समझे? विद्युत आवेश कहलाता है। सर ये परफेक्ट तरीके से हमें पता है। किसी भी बॉडी में चार्ज का होना मतलब वह वस्तु आवेशित होना। कोई भी परमाणु है तो क्या उसमें आवेश है? इसका जवाब क्या आप देंगे, यस और नो? अगर कोई भी ये परमाणु है, एटम है, ठीक है, अगर ये कोई भी एटम है, छोटा सा एटम, ये संसार की सभी वस्तुएं किससे मिलकर के बनी है? ये संसार की सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनी हुई है। एटम के अंदर क्या चार्ज है? आपका जवाब होगा यस सर। तो प्यारे बच्चों, इसके भीतर चार्ज है, भले वो चार्ज जीरो हो। चार्ज क्या है? जैसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, तो न्यूट्रॉन अनावेशित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवेश नहीं है, उसमें समान मात्रा का आवेश है। धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा का है। इसीलिए आवेश को दो प्रकार होते हैं। आवेश अगर कह दिया जाए कितने प्रकार होते हैं बाबू? आवेश के प्रकार अगर पूछ लिया जाए, आवेश के प्रकार कितने होते हैं?
आवेश के प्रकार कितने हैं होते हैं? तो बाबू आपका जवाब होगा, आपका जवाब क्या होगा? पहला धनावेश पॉजिटिव चार्ज, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज। दो प्रकार का चार्ज होता है, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। आवेश को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? प्रदर्शित करने का तरीका जो है, ठीक है, प्रदर्शित करना, किस अनुसार हम इसको प्रदर्शित करते हैं आवेश को? तो बाबू याद रखना, आवेश को या तो कहीं पर आपको कैपिटल क्यू से लिखा हुआ दिखाया जाएगा या स्मॉल क्यू से लिखा हुआ दिखाया जाएगा। कैपिटल क्यू से लिखा दिखाया जाएगा या स्मॉल क्यू से लिखा हुआ दिखाया जाएगा। कहीं कहीं चार्ज को जो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दिखाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना बाबू, इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे आप लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्हीं के नाम पर ही विद्युत आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन ही होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। ये कौन है? खोज करता है। ये कौन है? खोज करता है। ये खोज करता है विद्युत आवेश की। कब की थी? तो 1752। सर ये क्या आएगा? नहीं, 1752 ईस्वी या बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही नाम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो नए बच्चे जिन्हें नहीं पता है, तो आसमान में बिजली कड़क रही थी और उसी के द्वारा, क्योंकि नेचर में हर एक चीज पाई जाती है और उसी की हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जी सर, जी सर। सर मात्रक, हाँ मात्रक सी, बिल्कुल, वेरी गुड। क्लास, हाँ 92,500, ओ फैरेड का ना, बिल्कुल। सुनिए, अब इसके मात्रक पर चर्चा कर लेते हैं। आवेश के, आवेश के मात्रक क्या होते हैं? मात्रक, तो पहली बात तो सुन ले, इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक अगर कहीं लिखने के लिए आएगा, एसआई मात्रक बताइए, तो बाबू आप लोग लिखोगे एसआई मात्रक इसका क्या? कूलाम होता है। क्या एसआई मात्रक लिखोगे? गुरुजी हमें याद है, कूलाम, ठीक है। कूलाम इसका एसआई मात्रक। ये सर कूलाम कौन है? कूलाम का नियम अभी हम पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। कूलाम सर के नाम से ही वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। यहां तक कि आवेश को मापने का यंत्र भी कूलाम ही है, ठीक है। तो कूलाम, ओके सर। अगर सीजीएस मात्रक की बात की जाए तो वो क्या है? तो सीजीएस मात्रक के लिए बात करेंगे तो स्थैत कूलाम भी होता है। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, स्थैत कूलाम भी बोलते हैं, स्थैत कूलाम और सीजीएस मात्रक, या इसे ही प्यारे बच्चों फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। स्थैत कूलाम को ही फ्रैंकलिन बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि निम्न में से आवेश का सीजीएस मात्रक कौन है, उसमें बहुत सारे मात्रक लिख दिए गए आवेश के, जहां पर एक फ्रैंकलिन है, स्थैत कूलाम नहीं है, स्थैत कूलाम नहीं है, तो प्यारे बच्चों आपको फ्रैंकलिन टिक करना है, क्योंकि स्थैत कूलाम को ही फ्रैंकलिन बोला जाता है। इसके अन्य मात्रक बहुत सारे हैं, अन्य मात्रक इसके बहुत सारे हैं। अगर हम अन्य मात्रक की बात करें, अन्य मात्रक की बात करें, कौन कौन से अन्य मात्रक होंगे, ध्यान देंगे। अन्य मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो अन्य मात्रकों में इसका फैराडे होता है। फैराड नहीं, जो बच्चा फैराड बोल रहा है गलत है। फैराडे, पूरा नाम लिखना भैया, फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलाम? तो 96,500। एक फैराडे बराबर कितने कूलाम? तो 96,500 कूलाम होता है, याद रखिएगा। और मात्रक बताइए, तो Q बराबर IT से, Q बराबर IT से अगर हम मात्रक निकालें इसका, तो I मतलब एम्पियर, T मतलब सेकेंड, तो इसका एक मात्रक और मिला, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। एक मात्रक और मिला, एम्पियर इंटू सेकेंड। फ्रैंकलिन, स्थैत कूलाम, कूलाम, फैराडे, इस तरह के भिन्न भिन्न मात्रक हम कूलाम के आवेश के पढ़ सकते हैं। आवेश कैसी राशि है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आवेश अगर पूछ ले किस प्रकार की राशि है, तो बाबू यह अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है,
यह एक प्रकार की कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये जो चार्ट आपको विद्युत आवेश का दिख रहा है, जितनी बातें यहां लिखी हुई दिख रही हैं, ये सारी की सारी बातें आपकी विद्युत आवेश से संबंधित हैं, विद्युत आवेश से संबंधित हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मात्रक से बन सकता है, सदिश राशि है कि अदिश राशि से बन सकता है, और कितना किसका मान होता है उससे भी बन सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी चर्चा करेंगे बहुत सारी बातों की। समझ गए? सरादिश राशि है। सर मेरा कमेंट ऐप में नहीं जाता है क्या? जाता है बाबू, किसी का नाम लेना संभव नहीं होता है हर बार, है ना। साथ साथ लिखेंगे, बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ लिखेंगे, आपका हैबिट आएगा, जल्दी से याद भी होगा। क्योंकि याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो तो याद हो जाएगा। अब ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। सर विद्युत प्रभाव क्या है? तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अभी तक की बातें क्लियर हैं कि नहीं? यस सर, बताइए। अब विद्युत आवेश से संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टी। आवेश के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होता है। जैसे इस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है ना, भारी है, अरे भैया द्रव्यमान तो है। ठीक उसी प्रकार वस्तु के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसका द्रव्यमान, वो उसका आवेश। ये क्या है? वस्तु का आंतरिक गुण है। कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ले आओ, वस्तु का आंतरिक गुण याद रखना। ये नहीं कि सर अलग से बना, नहीं, हाँ खोजा गया। आपको ये बात हमेशा याद रहे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात मैं बताता हूं, हमेशा चर्चा करता रहता हूं कि संसार में वैज्ञानिक कितना भी महान कोई हो जाए, ना कोई वस्तु बना सकता है, ना कोई वस्तु बिगाड़ सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, या उस बात की खोज कर सकता है कि वास्तव में ये चीज क्या है, ये एसी का रिमोट है। ठीक है, बस उसे जान सकता है, पता कर सकता है, बना नहीं सकता। तो इस वस्तु के भीतर पहले से भी चार्ज था। हमने बाल से इस प्लास्टिक को घिसा तो क्या आवेश सर कहीं से बना? नहीं, आवेश सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हुआ, या एक वस्तु से दूसरी रूप में दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुआ। देखो हमने इसको घिसा, ठीक है, अपने बालों में, बालों के इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पर आ जाते हैं। ये प्लास्टिक है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब आचालक। आचालक मतलब, जो एकदम बेसिक नहीं जानते तो फिर भैया गलत बात है। आचालक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, या जो विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते, जिनमें सुगमता से विद्युत धारा बिल्कुल भी नहीं प्रवाहित होती, वो आचालक कहलाते हैं। प्लास्टिक, रबर, कांच, ये सब क्या है? आचालक हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन सतह में ही रह जाते हैं। जो सिरा हम घिस रहे हैं, बस उसी सिरे पे बालों से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कहीं दौड़ के यहां पर आ गए, अब ये दौड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ना ना ना, वहीं बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आचालक है। अगर हम लोहे की राड, तांबे की राड, एल्यूमिनियम की राड को रगड़ेंगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आए लेकिन वो पूरी सरफेस में दौड़ गए, क्योंकि चालक है। और छोटे छोटे बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे? क्या हमें नहीं दिखेंगे। तो अंतर सिर्फ इतना है, बातों को याद रखना। ये सारे छोटे छोटे बातें आप लोग पहले भी पढ़े हो। तो ये वस्तु का क्या है? आंतरिक गुण है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चार्ज में क्या क्या होता है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं आवेश से संबंधित। आइए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं कि आवेश से संबंधित अगर हम प्रश्न की बात करें तो कौन सा बनेगा, और उसी में मैं थ्योरी को भी डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए प्रश्न ये बनता है कि विद्युत आवेश के 4 मूल गुणों के लिखो। प्यारे बच्चों, जो मैंने ये डिस्कशन किया है ये आवेश का बेसिक है, आवेश का बेसिक। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पूरे जितने चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव भी बन सकता है। क्या बनेगा सब्जेक्टिव? विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमा लिखें। अच्छा, विमा भी देखो मैंने नहीं लिखा। वाह भाई वाह सर, ऐसे ही याद करेंगे, हाँ ऐसे ही याद कर करके बताएंगे। चलो यहां पर देख लो, विमा, इसकी विमा क्या होगी बताओ बाबू? Q बराबर IT। आई क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कैसी है? मूल भौतिक राशि है। 11th नहीं पढ़े हो, 9th भी नहीं पढ़े हो, बहुत अच्छा। ऐसे ही छात्रों को हम महापुरुष वाले छात्रों की श्रेणी में रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई होती है। आई मतलब एम्पियर वैद्युत धारा। वैद्युत धारा मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं विमा में दर्शाने के लिए ए। टी मतलब समय। समय मूल भौतिक राशि। कितनी मूल भौतिक राशियां होती हैं? 7। तो 7 में से समय टी मतलब ए टी। बाबू यही इसकी विमा होती है ए टी। ठीक है, तो विमा को भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप याद रखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो आवेश के परिभाषा लिखिए, विमा लिखिए, और अन्य जितने भी कितने प्रकार होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, तो इनसे क्वेश्चन। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो ये है, विद्युत आवेश के 4 मूल गुणों को लिखें। क्या क्या है आइए डिस्कस कर लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो बच्चों, जो यहां आवेश के 4 मूल गुण लिखे हैं उनमें यही केवल आपको गुण लिखना है। मैं यहां पर आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? बस आपको मैं समझाने वाला हूं कि कौन सा टॉपिक क्या होता है, बस। ठीक है, बाकी आप समझदार हो कि सर किस लिए बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आप ये समझदार हो कि सर का बताने का एम क्या है। अगर आवेश के क्वांटीकरण की चर्चा हो रही है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो पहला पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझोगे। आवेश का क्वांटीकरण कौन कौन जानता है? आवेश का क्वांटीकरण कौन कौन जानता है? जो टॉपिक ज्यादा समझाने वाला होगा मैं उसको पूरा समझा दूंगा। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कौन समझा सकता है? प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु में आवेश जो उपस्थित होता है एक निश्चित मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। नहीं समझ में आया सर? अच्छे से समझाइए, क्योंकि समझाना भी आप ही का काम है और एग्जाम में बेड़ा पार लगाना भी आप ही का काम है। इससे और कोई नहीं बचा सकता। ध्यान से सुनना, आवेश का प्यारे बच्चों क्वांटीकरण क्या होता है ये बताता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई सुन लो, लिख देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझना ध्यान से, इसको समझना, क्योंकि समझाने के लिए ही मैं बैठा हूं। एक बॉडी से ए है और ये दूसरी बॉडी से रगड़ा जाता है या कोई भी पास में रखा जाता है, कैसे भी इसको आवेशित किया जाता है। आवेश इससे इस बॉडी में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पूरा का पूरा ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। यही प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन हमेशा टोटल 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे या 5 जाएंगे या 20 जाएंगे या 2000 जाएंगे, 2 लाख जाएंगे। कभी भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रगड़े, जैसे हमने बालों को इस पेन से रगड़ा तो बाल से इलेक्ट्रॉन इस पेन पर आए तो 2 आए या 10 आए, 50 आए, 100 आए। हो क्या नहीं सकता है? हो ये नहीं सकता बाबू कि ए से बी में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2/3 ई या 5/4 ई, माइनस में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। क्या ये चीजें हो सकती हैं? क्या ये चीजें हो सकती हैं? तो बाबू इसका जवाब है गलत। कभी भी भिन्नात्मक रूप में आवेश नहीं जाता है। कभी भी भिन्नात्मक आवेश संभव नहीं है। भिन्नात्मक आवेश नहीं स्थानांतरित होता है। भिन्नात्मक आवेश स्थानांतरित नहीं होता है। स्थानांतरित नहीं होता है, नहीं होता है। बात को समझना, ठीक है। भिन्नात्मक आवेश जो होता है वो स्थानांतरित नहीं होता, हमेशा एक पूर्ण गुणज होगा। अब सुन, क्वांटाइजेशन चार्ज की परिभाषा, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी वस्तु में उपस्थित आवेश या स्थानांतरित हुआ आवेश या स्थानांतरित, मान लो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर हो रहा है। स्थानांतरित का मतलब यह होता है। तो उपस्थित आवेश या स्थानांतरित आवेश
मूल आवेश का, आवेश सदैव, सदैव मतलब ऑलवेज, सदैव मूल आवेश, सदैव मूल आवेश, मूल आवेश क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बिठा लेना इन बातों को, ठीक है। दोबारा नहीं आएंगे गुरुजी ये बताने, समय अब आ गया, रिवीजन ही है सब कुछ। क्रैश कोर्स में एडमिशन लिया है इस उद्देश्य से कि हमें बेहतरीन अंक प्राप्त करने हैं, तो ये डाटा पूरा कलेक्ट करके दिमाग में एक एक बात को छापते चलना। अर्थात इसका निष्कर्ष ये मिलता है कि किसी भी बॉडी में कोई भी कितना चार्ज अगर Q है तो वो E ही होगा। अब E का 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, अरे भाई पेन कहां गया, 50 गुना, 100 गुना, मतलब प्लस माइनस n, या तो ऋणात्मक आवेश या तो धनात्मक आवेश, क्योंकि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक धनावेश एक ऋणावेश। ये इस प्रकार से Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, इस भाषा को याद रखना। यही है आवेश का क्वांटीकरण। जहां अगर हम n की बात करें, n की बात करें तो ये 1 कामा प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, 0 नहीं, वो तो न्यूट्रल बोला जाएगा, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्या सर भिन्नात्मक आवेश नहीं होता? होता है, उन्हें बोला जाता है क्वार्ट्ज, जो कि आवेश इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इनका निर्माण करते हैं। जब बहुत वर्षों के बाद रिसर्च हुई तो यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, जो कि मैंने चर्चा की है फुल कोर्स में, बहुत अच्छे से समझाया है। रिसर्च यूं ही चलती रहेगी, अभी भी नैनो पार्टिकल पर रिसर्च चल रही है, इससे भी छोटे पार्टिकल खोजे जाएंगे और छोटे पार्टिकल आएंगे। वो रिसर्च है भाई, वो तो अनवरत चलने वाली दुनिया है, ठीक है। तो बात समझना, n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कोई बताएगा, कोई कमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हाँ, 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस का 19 कूलम। याद रखना, यही प्रोटॉन पर होता है, यही इलेक्ट्रॉन पर होता है। बस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है तो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पहला बात तो आप लोग समझ गए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ये विद्युत आवेश के 4 मूल गुणों में पहला गुण है आवेश का क्वांटीकरण। सर लिखने के लिए अगर एग्जाम में आएगा कि विद्युत आवेश के 4 मूल गुणों को लिखो, तो क्या सर इसको लिखने के बाद ये भी लिखना पड़ेगा? ना भाई ना, ये मैंने एक पॉइंट का डिस्कशन किया है, आपको समझाया है। और अगर आ जाए प्रश्न कि आवेश का केवल क्वांटीकरण समझा दीजिए, तो बाबू ये लिख देना फिर। अब देखो यही तरीका है, बोर्ड घुमाता है, जरूरी थोड़ी कि पूरा का पूरा कट पेस्ट कॉपी कर देगा। ए सर तुमने बताया था, आपने, हमेशा शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, विद्युत सम्मान देना चाहिए ना। विद्युत आवेश के 4 मूल गुणों को लिखो, और सर ये नहीं आया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे थे, ये नहीं आया प्रश्न, आया आवेश का क्वांटीकरण लिखिए। वो तो फुल कोर्स में बताया था सर, क्रैश कोर्स में नहीं बताया। अरे फुल कोर्स में तो हर एक चीज का डिस्कशन हुआ है, लेकिन क्रैश कोर्स में भी मैं हर उस बात का डिस्कशन जरूर करूंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, जैसे कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। इसी के आगे अगर ये लग गया तो आप इस बात का उत्तर पूरे स्पष्टता के साथ वहां पर दे पाओगे और समर्थ हो पाओगे, पूरे नंबर एग्जामिनर से खींच लोगे, अपनी झोली पे डाल लोगे। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, अब ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम हॉल में कैसे आप प्रदर्शन करते हैं बहुत जरूरी है, समझ गए? दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षित रहता है। बिल्कुल, आवेश कभी मरेगा नहीं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं, यही है आवेश का संरक्षण। इससे भी प्रश्न बनता है कि आवेश का संरक्षण क्या है, वो अगला प्रश्न है, मैं भी आपको लिख के दिखाता हूं। आवेश अचल रहता है। अचल रहता है का मतलब प्यारे बच्चों, इसका विराम का द्रव्यमान, विराम का द्रव्यमान। और अगर आवेश गतिमान है, मैं अगर दौड़ रहा हूं तो मेरी बॉडी में क्या है, चार्ज है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? चार्ज है ना, हाँ? तो अगर हमारे अंदर चार्ज है, आवेश है, भाई अभी चार्ज होके आए हैं, हाँ? तो अगर हम दौड़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों आवेश दौड़ रहा है, तो क्या आवेश का मान उसका बदल जाएगा? नहीं, आवेश अचल रहता है। अर्थात विराम में जो जितना उसका आवेश होगा वही गतिमान में भी, गति में भी आवेश होगा, आवेश का मान नहीं बदलेगा। आवेश योगात्मक होते हैं। बिल्कुल, आवेश योगात्मक होते हैं।
अर्थात एक दूसरे से आवेश जुड़ सकते हैं और घट भी सकते हैं। बात समझ गए बच्चों? किसी को कोई यहां तक समझने में कोई दिक्कत? सर मैथ इसी तरह लेने के लिए बोलिए। बिल्कुल ठीक है, मैथ की भी क्लास होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, साथ देना पड़ेगा जहां पर अगर समस्या आपके परिवार के साथ खड़ी होती है, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर किसी जगह पर भी हो सकती हैं, लेकिन हमें वहीं पर कि भाई नुकसान ना हो, बस हमको क्लास चाहिए ना, और हमको भी क्लास समय पर खत्म करना है कि भाई हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट देना है, तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं चाहते हैं हम, ना हम बच्चों के साथ ना अपने स्वयं के साथ। 2025 यादगार रहने वाला साल होना चाहिए, जिसमें हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे छोटे भाई बहनों ने परचम लहरा दिया। ठीक है, छोटे भाई बहनों ने टारगेट बोर्ड का झंडा गाड़ दिया। उस विश्वास का मैं धनी बनना चाहता हूं, उस विश्वास का साक्षी बनना चाहता हूं कि जो बात बोली थी वो आखिर करके दिखाया। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों ये होता है। चलो एक प्रश्न हो गया। आइए, अभी ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। इसे मैंने कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया है, हालांकि इसको नहीं बताया होगा, लेकिन अब बता रहे, क्रैश कोर्स के भीतर का भी कुछ मटेरियल तो आपको अलग मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा ना। आवेश का संरक्षण नियम क्या है, सुनिएगा। आवेश का संरक्षण सिद्धांत मतलब नियम क्या है, तो ये सिर्फ वही बात जो मैंने अभी लिखी थी, उसी को जो मैंने बोला था उसी को आपको लिखना है कि आवेश को उत्तर लिखना है। आपको जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो उत्तर लिख के भाई अच्छे से आपको आंसर लिखना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हेडिंग भी लिख सकते हो, याद रखना, जितना अच्छा उत्तर लिखोगे उतना ही मजेदार होगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप एग्जाम में चाहो तो इसका इंग्लिश में भी हेडिंग लिख सकते हो, बाकी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम कम है, टाइम का अभाव है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, कहीं बनाया नहीं जाता, ये उत्पन्न किया जा सकता है। अरे सर बिजली बनाई जाती है, ए बाबू पगला गए हो आप, बिजली बनाई नहीं जाती, वो वही चालक तारों में दौड़ते मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनको एक दिशा में दौड़ा दिया जाता है कि तुम इधर उधर भाग रहे हो। एक कापर की राड लो, एक लोहे की राड लो, उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से दौड़ रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, धुड़ुम धाए शुम धाए, उथल पुथल मचाए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे उन्हें किसी बैटरी के सिरों पर लगाया गया या कहीं पर भी प्रत्यावर्ती धारा पर वहां लगाया गया, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में, भाई कोई फोर्स है, कोई खींच रहा है हमें, भागो इधर, तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वो सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ते हैं। अर्थात आवेश बनाया नहीं गया, कहीं उत्पन्न नहीं किया गया, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का प्रयास किया गया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना एग्जाम में, किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। बोलो, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। प्रकृति में, वाह वाह बहुत बढ़िया, प्रकृति शब्द भी जोड़ सकते हो। सर पहले वाला परिभाषा क्या बोल रहे हो बाबू, देख लेते। सर पहले वाला परिभाषा भूल जाएं, क्या बात कर रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। पहले वाला परिभाषा भूल जाएं,
नहीं समझ में आ रहा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर जो आप यहाँ शब्द लिख रहे हैं उनमें एक दो शब्द हम पिछली परिभाषा के भूल रहे हैं। हे बाबू, आपको जब मैं पहले से, अगर आप पहले पुराने विद्यार्थी हैं जो मेन कोर्स में भी आप जुड़े हुए थे, तो इस बात को याद करिए कि मैंने हमेशा बोला है कॉन्सेप्ट को पढ़ो। रट के कहां तक जाओगे इतनी मोटी बुक, और बात करोगे 480 प्लस लाना है, और हम बात कर रहे हैं 480 प्लस लाना है। अरे हम जब टीचरवे नोट्स की पूरी वही भाषा छापेगा तो बात तो हो गई कि भैया ये रटने वाला टीचर है, रटने वाले स्टूडेंट हैं। ये भैया ना हमारे जीवन में है, ना हम आपको बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक आपकी कमांड नहीं होगी सब्जेक्ट में, आप अच्छे अंक नहीं ला सकते हो। ध्यान से सुनो भाई, शब्दों का चयन आपका बस ये होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भाई आप कभी ये लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है इस परिभाषा को, कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है पहले लिखेंगे, उत्पन्न किया जा सकता है बाद में लिखेंगे, तो गलत हो गई परिभाषा। नहीं, कॉन्सेप्ट को मैंने बताया कि भैया भटको नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ना, शब्दों को आप, परिभाषा गलत नहीं है, भाव गलत नहीं होना चाहिए। शब्द आपके आगे पीछे बीच में आप कुछ उथल पुथल कर रहे हैं, शब्दों का बढ़िया रूप से चयन करके लिख रहे हैं, इससे एग्जामिनर गलत नहीं करता है। बात समझ में आई ना? समझ गए? तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, याद रखिएगा बाबू, ठीक है? इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं, ठीक है बाबू? समझ गए? चलो, तो ये हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या हो गया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये रहा प्यारे साथियों, आवेश से संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे मैंने उनका डिस्कशन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोगों का और टॉपिक था, कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम का नियम लिखें, इसका व्यंजक भी लिखें। तो चलो, बिना बातों का प्रश्न पे ध्यान नहीं देना है। मेरी अगली हेडिंग यही थी, कूलाम का नियम, लेकिन कूलाम के नियम में प्रश्न किस प्रकार बन सकता है मुझे उसको बताना जरूरी था। तो स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम का नियम लिखें। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम सर अपना नियम देते हैं, और इसका व्यंजक भी लिखें। तो देखो इसमें उत्तर किस प्रकार देना है और कितना लिखना है, ये बात ध्यान रख, गौर करना। स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम का नियम लिखें, पूरा लिखना है भाई। तो उत्तर हम लोग हेडिंग डालेंगे भाई, उत्तर पहले आप हाशिए में कॉलम में आगे अलग लिखेंगे, फिर एक खूबसूरत सी हेडिंग लिखेंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ जिसे बोलते हो, कूलाम का नियम लिख दे इंग्लिश में, कूलॉम्स लॉ, ठीक है? कूलाम का नियम। कूलाम सर क्या कहते हैं? कूलाम सर ने कहा, निर्वात में स्थित ब्रह्मांड में कहीं भी, निर्वात का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड में कहीं भी चर्चा हो रही हो, कहीं भी, ये चाहे पृथ्वी, ग्रह, चांद, तारे, हम और आप, कहीं भी कितनी भी दूरी हो, उन दो पिंडों के बीच अगर वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत बल कार्य कर रहा है तो वो कैसा होगा, उसको इन्होंने बहुत खोज और रिसर्च के बाद समझाया। क्या नियम दिया? कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, समझना। निर्वात में स्थित, यहां पर लिख दो, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, क्या है इनका नियम? कूलाम के नियमानुसार क्या है? कूलाम के नियमानुसार निर्वात में स्थित, निर्वात में स्थित
निर्वात में स्थित दो स्थिर, हा, स्थिर जरूर शब्द जोड़ना। निर्वात में स्थित किन्हीं, सॉरी, क्षमा चाहिए। निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर पिंड आवेश, स्थिर किन्हीं दो स्थिर वस्तुओं के बीच, स्थिर वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, स्थिर वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? दोनों, सॉरी, वस्तुओं की जगह आवेशों लिख लीजिए। किन्हीं दो स्थिर आवेशों। सर आप गलत कर रहे हैं, वही वाला काम कर रहे हैं, खौलते तेल में डालने वाला। हाँ, नहीं सुधरेंगे। निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, अब वो आवेश का मतलब वस्तुओं के ही हो सकते हैं। भाई हमारी बॉडी में कितना आवेश है? टोटल है 10 लाख। आपकी बॉडी में कितना है? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख आवेश है। तो अब यही बात हो रही है कि वस्तु एक दो हैं, लेकिन आवेश कितना है? तो 10 लाख और 5 लाख, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो वही है यहां पर, निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आप कहेंगे सर हमने, अरे भैया सर आज आपका दिमाग थोड़ा इधर बच्चों के दिमाग की तरफ ज्यादा काम कर रहा है ना। दोनों आवेशों के, नहीं तो कहोगे परिभाषा सर हमारे किताब में उल्टी लिखी है, पहले परिमाण लिखा है। तो दोनों आवेशों के परिमाणों, अरे सर आज ना बहुत बार गलत कर दिए हैं। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये कोई याद रखने वाली बाबू उस तरह की चीज नहीं है कि आप रटे रहें। कॉन्सेप्ट को आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस शब्द सही चयन होना चाहिए। इसलिए मैं शब्दों का चयन कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक जायज है ना, क्योंकि मैं यहां पर लिख रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। कूलाम के नियमानुसार निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, लिखो अब बात नहीं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बात इतनी पूरी अगर आपने लिख दी तो ये है कूलाम का नियम, ये है कूलाम का नियम। कहां से पढ़ा था? तो यहां से। निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूरा प्रश्न फिर से पढ़ो। स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम का नियम लिखें। किसका नियम लिखें? कूलाम का नियम लिखें और इसका व्यंजक भी लिखें। तो कूलाम का नियम लिखना है और इसका क्या लिखना है? व्यंजक भी लिखना है। ठीक है, इसका व्यंजक भी लिखना है। तो व्यंजक लिखने के लिए पहले इनका माना फलाना ढमाका लिख दो। माना तो स्थिर आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। माना दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं।
तब कूलाम के नियम के अनुसार, तब कूलाम के नियमानुसार, क्या कहते हैं कूलाम सर? तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम सर कहते हैं कूलाम के नियमानुसार लगने वाला जो वैद्युत बल है, यहां पर लिख दूं वैद्युत बल F, है ना, वैद्युत बल F वो किसके अनुक्रमानुपाती है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे में लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही इनका क्या है? नियम है। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। अब यहां से चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा, तो F इज इक्वल टू, जो नियतांक आता है वो होता है स्मॉल के, क्या आता है? ऐसे हम यहां पर लिखें, कहां पर लिखें, कहां पर लिखें, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। F इज इक्वल टू स्मॉल के और ऊपर Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो आपका ये एक फार्मूला हो सकता है। ठीक है, आपका एक ये फार्मूला हो सकता है। इस स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है? तो यहां पर लिखोगे या, और इसकी पूरी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। इतने प्यारे बच्चों, ये फार्मूला हुआ विस्तृत वाला, इतने न्यूटन, क्योंकि वैद्युत बल भी है तो क्या हुआ? बल का हर एक बल, चाहे वैद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे कोई भी बल हो, हर एक बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन ही होता है। सर इसका पीडीएफ दीजिएगा? बिल्कुल बाबू, एक एक का पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा। बात समझ गए? एक एक चीज का पैनल पीडीएफ आपको मिलेगा। समझ गए? वेरी गुड। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल। आइए इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं। इतना व्यंजक लिखे, ठीक है। क्या सर इसके आगे लिखना जरूरी है? अगर आप इतना एग्जाम में लिख लेते हो, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर पक्के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, लॉन्ग नहीं बनता है। और लॉन्ग आ जाए तो बल्ले बल्ले, लिखना इतना ही है। लॉन्ग आ जाएगा तो बल्ले बल्ले, थोड़ा सा और लॉन्ग में लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या चीजें वो नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, जिनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ध्यान देंगे बाबू, जहां जो ये आप लोगों ने लिखा है, जहां 1/4, ये स्मॉल के की वैल्यू क्या थी? स्मॉल के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ठीक है, तो इसका मान निर्वात के लिए अगर हम बात करें, निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, बताओ कोई कितना होता है? कोई बताएगा? 9 × 10 की घात में 9, 9 × 10 की घात में 9। ठीक है, सभी को याद रहेगा। एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या है? कैपिटल के क्या है? ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ये क्या है बाबू? ये कैपिटल के है, याद रखना। ये स्मॉल के टोटल कांस्टेंट, ये स्मॉल के जो दिख रहा है ये टोटल है, ये कैपिटल के है। कैपिटल के को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत जानना जरूरी है। कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। सर ये तो हमें पता नहीं था, कंफ्यूज थे इसमें। नहीं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, आपेक्षिक विद्युतशीलता, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे बाबू एप्सिलॉन आर से भी लिखा जाता
है, अर्थात के को हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। किसकी बात करेंगे बाबू? एप्सिलॉन नॉट की। ये क्या है? इसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। किसकी विद्युतशीलता? निर्वात की विद्युतशीलता। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। क्यों 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 सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चों मैं बताना एक बात भूल गया, जरूरी है। के का मान वायु के लिए एक तथा अन्य माध्यमों के लिए सबसे कम किसका होता है? वायु का ही होता है एक। बाकी कोई भी माध्यम हो, तेल हो, जल हो और कोई भी हो, वायु या निर्वात के लिए एक होता है। वायु के लिए एक तथा अन्य माध्यमों के लिए एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता है। एक से अधिक होता, एक से क्या होता है? अधिक होता है। धातुओं के लिए एक से अधिक होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है। ये बात याद रखेंगे, धातुओं के लिए अनंत होता, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बाबू? इसकी चर्चा किए थे। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान प्यारे बच्चों होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे बाबू? तो मात्रक इसी सूत्र से निकालना है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² से निकालना है। अब ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट यहां आएगा, F यहां जाएगा, तो ये तो सब कांस्टेंट वाली वैल्यू है 1/4π, इसको तो छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी यहां चला गया, F यहां आ गया, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन। बल का मात्रक क्या? न्यूटन, और r दूरी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर क्यों? क्योंकि कूलाम गुणे कूलाम, दो आवेश है ना, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो बनेगा वो बनेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है, मात्रक इसका एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? तो आप लिखेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और भी बन सकते हैं, कैसे अब बनेंगे? एम्पियर में बना सकते हो। कूलाम को IT होता है Q का मात्रक, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, बहुत सारे मात्रक वो बनते हैं, लेकिन हमें जो चीज ज्यादा बतानी जरूरी थी उनकी चर्चा मैंने यहां पर बाबू की है, ठीक है। ये K का मान मैंने नोट पॉइंट में बताया है, याद रखना। सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा बाबू ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा। कैसे सर निकालेंगे होमवर्क में विमा? ये आपका है होमवर्क, कल के लिए मैं बता दूंगा, जरूर बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, लेकिन ये होमवर्क है आपका। कूलाम के लिए भैया AT रखना, स्क्वायर है तो AT का स्क्वायर लिखना। मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या है बाबू? कूलाम के लिए AT लिखना, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बटे में न्यूटन। बल की विमा होती है MLT-2 होती है, ये लिखना। और बाबू ये मीटर स्क्वायर मतलब L2, जैसे ये भी यहां भी A2 T2 लिखा हुआ वैसे ही ये L2 लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको इसकी विमा को हल करके केवल अंश में लिख करके बताना है। दिस इज योर होमवर्क बाबू, दिस इज योर होमवर्क, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता का मान, सभी को याद हो गया होगा एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका फार्मूला एक कहूं, अगर मैं इसका एक फार्मूला कहूं तो सभी को पता होगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता से रिलेटेड। क्या? एप्सिलॉन R, जिसे हम K भी लिखते हैं ना,
इसको K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा फार्मूला, बोलो ये याद है फार्मूला। K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R क्या, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, कोई भी माध्यम हो सकता है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, परावैद्युत सामर्थ्य, जिसे हम आपेक्षिक परावैद्युत सामर्थ्य, आपेक्षिक परावैद्युतता को परिभाषित करें, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान जिसे वह पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। कोई भी पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को बिना पिघले हुए, बिना टूटे फूटे सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। उस परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। हवा के लिए यह मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। आप प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में कुछ बच्चों को यही डाउट होता है कि सर अगर ये चीज हमने नहीं लिखी तो क्या होगा, कोई गलत नहीं है, ये नॉलेज के लिए भी बात लिखी हुई है, ठीक है। अगर यहां पर मैंने जिक्र किया है तो ये नॉलेज के लिए भी है। अगर आप नहीं याद रखते हैं तो इसका मदद कहां मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। आपेक्षिक परावैद्युतता क्या है, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट, वो एप्सिलॉन है लिखा हुआ है, तथा निर्वात का परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन माध्यम के लिए, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट। इसे अब देखो एप्सिलॉन R मतलब आपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका ना तो मात्रक होता है ना ही विमा होती। क्यों, क्योंकि यह एक, क्यों मात्रक और विमा नहीं होती है, क्योंकि यह एक अनुपात है, ठीक है, यह एक अनुपात है। प्यारे विद्यार्थी जी, आज की क्लास में मैं आप सभी से विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय तल से आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने पूरे मन और लगन से यहां पर पढ़ाई की है। पहली क्लास को फुल मतलब कंटेंट के साथ आज आपने समझा, वैद्युत क्षेत्र के सभी उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अनावश्यक बातों को हमने नहीं पढ़ा, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से मैं भी देख लूं। चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए। किसी को कोई दिक्कत? ओके सर। कुछ बच्चे उस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसे कहते हैं, वो कैसे कहते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन बैंक के कुछ अजीबो टाइप के क्वेश्चन कभी कभी उनकी लैंग्वेज रहती है ना, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज अटपटी रहती है, जो कि आप समझने में फंस जाते हो एग्जाम में। इसीलिए तो ऑप्शन के लिए आपके पास रहते हैं क्वेश्चन कि एक ये नहीं आ रहा तो दूसरा कर लो। लेकिन वो जो प्रश्न पूछने का तरीका भी है, वो भी हम क्वेश्चन बैंक एनालिसिस में थोड़ी सी बातें करेंगे ना, जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। मन और ध्यान से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे पूरा फोकस करिए। विद्यार्थियों, बहुत मेहनत के साथ सारे टीचर्स अपना कंटेंट जुटा रहे हैं और आपको 60 दिन 70 दिन लगन के साथ पढ़ाएंगे, ये विश्वास मानिए। और आपको भी उस सिलेबस को, उस कंटेंट को पूरी लगन के साथ पढ़ लेना है। आज आपने जो चीजें डिस्कस की, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं उनकी चर्चा की है। 3 दिन में 4 दिन में पूरा चैप्टर खत्म होगा, 3 या 4 दिन में पूरा चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद उसका पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। बात रही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, वो आपके साथ साथ बताते हुए चल रहे हैं। जैसे पहले मैंने आवेश ये बताया कि एक नजर में आप क्या देख लीजिए, क्या क्या पढ़ना है। आज मैं चर्चा करूंगा विद्युत आवेश के बारे में। तो मैंने चर्चा किया विद्युत आवेश का एक पूरा ग्राफ आपको एक स्लाइड में मिल सकता है कि क्या विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमा क्या होती है, उसकी खोज किसने की थी, और वैद्युत आवेश में अन्य मात्रक क्या बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, ये विद्युत आवेश को प्रदर्शित करना मतलब सारा टॉपिक उसका मैंने समझा दिया। इसके बाद मैंने प्रश्नों पर चर्चा की, प्रश्न पर जिससे अगर और प्रश्न बन सकता है तो आवेश का क्वांटीकरण वो भी मैंने समझाया। प्रश्न एक ये बनता है आवेश से, दूसरा ये बनता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में मात्रक, विमा ये बन सकते हैं, याद रखना। अगला पॉइंट,
परावैद्युत सामर्थ्य ये भी मैंने समझा दिया, क्योंकि आप लोगों ने इधर कूलाम के नियम से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न लिखा और उनके आधार पर जो भी उनका स्टेटमेंट था लिख करके उसका डेरिवेशन करके यहाँ पर कैपिटल के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन बातों पर भी पूरी चर्चा की। उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाबू अब आप लोगों का काम इतना है, सिर्फ क्लास में हार्ट बना के भेज दीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लव यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है ना। तो याद रखिएगा, बस ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए और 70 दिन खुद को कमरे में कैद कर लीजिए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।